What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन? कैसे आप लोगों ने यूटिलाइज किया? कितने प्रतिशत आज के दिन को आप लोग मार्क्स दोगे कि हाँ आज का दिन कुछ ऐसा रहा? जब मॉर्निंग में डिसाइड किया था उसमें से कितना दिन आप लोगों ने इफेक्टिवली यूटिलाइज किया? क्या आप लोगों ने अपना दिन जो है वो काउंट किया? पैसे तो आप लोग बड़े काउंट करते हो यार, इतने पैसे बचे हैं, इतने खत्म हो गए। क्या कभी आप लोग अपना टाइम भी काउंट करते हो कि इतना टाइम बचा और कितना बर्बाद हो गया और कितना अच्छे से यूटिलाइज किया? जब तक ये चीजें चेक करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है। जब तक अपने टाइम का हिसाब, अपने पैसों के तरीके रखना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप लोगों का टाइम जो है वो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो अगर अपने टाइम को समझना चाहते हो तो उसको अपने पैसों के साथ में कंपेयर करना स्टार्ट कर दो कि पूरे दिन मुझे 24 घंटे यानी कि 24,000 रुपए मिले हुए हैं, तो 1 घंटे का मतलब 1,000 रुपए चले गए। तो अब कैसे आप लोग इसको यूज करोगे तो ये आप लोगों को देखना है। 1 घंटा खराब हो गया, 1,000 रुपए खराब हो गए, तो क्या इसका मतलब पूरा बचे हुए 23 के 23 घंटे आप लोग खराब कर दोगे यानी कि 23,000 रुपए बर्बाद कर दोगे? नहीं, आप लोग उनको नहीं बर्बाद करोगे। पर फिर ऐसा क्यों होता है, आप लोग का मूड खराब हो गया तो आज का दिन खराब हो गया। तो ये सारी वो चीजें हैं जो लाइफ में आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और इनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से आप लोग सोचते रहोगे कि नहीं यार आज का 1 घंटा खराब हो गया तो दिन खराब हो गया और फिर आगे का भी मूड ऐसे ही बना लिया, तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो दोस्तों, रास्ते हमेशा आप लोगों के पैरों के नीचे ही मिलेंगे उन मंजिलों के। पर लेकिन ये मंजिल अगर आप लोगों को पानी है तो टाइम का सहारा आप लोगों को हमेशा लेना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपने आप को टाइम के हिसाब से मैनेज नहीं कर लेते हैं तब तक आप लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला, हर एक इंसान के पास में 24 घंटे हैं, तो घंटे तो आप लोगों को मैनेज नहीं करने क्योंकि वो 24 घंटे हैं ऑलरेडी मैनेज हैं। उसमें से ना तो किसी को 23 मिल रहे हैं और ना ही किसी को 25 मिल रहे हैं, हर एक को 24 मिल रहे हैं। पर लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोई उनमें से 12 घंटे यूटिलाइज कर रहा है तो कोई 15 घंटे यूटिलाइज कर रहा है और कोई ऐसा कि 5 घंटे यूटिलाइज कर रहा है। तो ये डिसाइड करना है आप लोगों को कि अपने आप को कैसे आप लोग उन घंटों के हिसाब से ढाल सकते हो, तभी आप लोग अपनी मंजिल को जो है वो अपने पैरों के नीचे ला पाओगे, वरना वो हमेशा आप लोग के सर पर हावी रहेगी। तो ये चीजें सोचो कैसे इंप्लीमेंट करनी है और किस तरीके से लेके चलनी है। आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, बहुत सारी सॉल्यूशन आप लोग को अपने आप आते हुए नजर आने लगेंगे। शानदार डिस्कशन रहने वाला है। डेली शाम को 8:30 बजे आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिलती है और मॉर्निंग में आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन रहता है। दोनों वीडियो के अंदर मैं करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन कवर कराता हूं जो कि किसी भी एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाती है अगर आप लोग अच्छे लेवल पर एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो। क्योंकि करंट अफेयर का जो एनालिसिस होता है वो काफी डिटेल में होता है, उसकी चारों मुखी से विकास आप लोगों को कराऊंगा, इस तरीके से करंट अफेयर कवर करेंगे। तो अच्छे से एंजॉय किया कीजिए। संडे में पहले नॉर्मली क्या करता था, मैं पुराने ही करंट अफेयर को रिवाइज आप लोग करा दिया करता था, पर लेकिन मुझे लगा कि रिवीजन तो देखिए आप लोग थोड़ा सा खुद भी कर लेते हैं, क्यों ना और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक में आप लोगों को कवर करा दूं। अगर इनसे भी क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों का न छूटे। पूरे वीक में कितने टॉपिक्स में आप लोगों को पढ़ाता हूं वो आप लोग काउंट कर सकते हैं। इससे आप लोगों को एक अंदाजा लग जाएगा कितने सारे टॉपिक आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये वो सारे टॉपिक्स है जिन पे मैं अलग अलग से वीडियो बना सकता हूं। यानी कि अगर मैं 4, 5, 6 टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब है कि 4, 5, 6 वीडियो अगर मैं अलग अलग भी अपलोड कर दूं तो भी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो है वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन एक ही घंटे की वीडियो के अंदर सारे टॉपिक कवर हो जाना तो ये काफी अच्छा एक पैकेज आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उसको अच्छे से एंजॉय किया करो, ठीक है। तो और चीजों को अप्रिशिएट किया करो कि हाँ ये सारी चीजें इस लेवल पर आप लोगों को पढ़ाई जा रही है ताकि आप लोग जो है एग्जाम को अपने क्लियर कर सको और अपनी जिंदगी जो है वो संवार सको। तो उस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। आज का जो लेक्चर रहता है संडे का, संडे में मैं क्विज नहीं डालता हूं, उसका रीजन सीधा सीधा ये रहता है क्योंकि संडे में जो है उसको लेक्चर को इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूं। अगर किसी को कोई काम है, कहीं जाना है और संडे के दिन वो लेक्चर नहीं देख पा रहा है तो कम से कम किसी और दिन देख ले, पर लेकिन छोड़ना नहीं है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि छोड़ोगे तो अपना नुकसान करके बैठोगे, छोड़ना कोई भी लेक्चर नहीं है। ओके, सबसे पहले जो मैं यहां से आर्टिकल स्टार्ट करूंगा आज, यहां पर ये फंडामेंटल राइट और पॉलिटी के अंदर आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। कर्नाटक हमारी कंट्री में एक राज्य आप लोगों को साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा जिसकी बाउंड्री गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के साथ में टच करती है। टोटल 6 राज्य के साथ में। जब तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य हुआ करते थे तब तक इसकी बाउंड्री 5 राज्य से टच करती थी। पर लेकिन 2014 के बाद में अलग अलग राज्य सामने निकल कर आ गए दोनों, तो अब यहां पर इसको 6 राज्य की बाउंड्री टच करती हुई नजर आती है। ये जो राज्य है आज की डेट में यहाँ पर पावर में है, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर बीजेपी। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली इनके द्वारा कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल लेकर आया गया। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपना रिलीजन चूज करना चाहता है तो वो चूज कर सकता है अपना रिलीजन, कोई और वो एक तरीके से ले सकता है, उसको फ्रीडम है। पर लेकिन ये भी नहीं है कि कोई उसको बहकाकर, कोई एक तरीके से जबरदस्ती धोखाधड़ी से प्रलोभन देके शादी विवाह उनके नाम पर किसी का धर्म जो है वो कन्वर्ट करा ले।
यानी कि हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसके अंदर जब आप लोग झांक कर देखेंगे तो आप लोगों को यहां पर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक का जो आप लोग का आर्टिकल नजर आएंगे। इनके अंदर जो आप लोग का रिलीजन यानी कि जो आप लोग का धर्म है उसके बारे में सारी बातें बताई गई है, कैसे आप लोग अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या प्रैक्टिस है, सारी चीजें आप लोग उनको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी आप लोग के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। पर लेकिन इस आजादी का फायदा उठा के सोसाइटी में कई सारे ऐसे गलत तत्व रहते हैं जो किसी को बहलाकर फुसलाकर किसी का रिलीजन चेंज करा देते हैं, तो उसके चलते कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे भी केसेस रिसेंटली अभी देखने को मिले कि लोग इसलिए भी अपनी कैटेगरी चेंज कर लेते हैं कि उनको रिजर्वेशन चाहिए, तो रिजर्वेशन के नाम पर भी लोग जो है यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो इसके ऊपर भी कई सारी मुहिम चल रही है। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, क्या ऐसा होना चाहिए कि किसी को रिजर्वेशन चाहिए तो उसने अपना बेसिकली चेंज कर ली चीजें सिस्टम, ठीक है, तो क्या उस पर्टिकुलर पर्सन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है इसके हिसाब से? अगर कोई रिजर्वेशन के लिए ही यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो देखिए नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान जो है और ज्यादा रिजर्वेशन के चक्कर में पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी सोसाइटी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी न रहकर एक रिग्रेसिव सोसाइटी बन जाएगी, यानी कि सही चीजों के बारे में न सोचकर गलत चीजों के बारे में ज्यादा सोचना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो ये मेरा मानना है, बाकी आप लोगों का जो मानना है वो आप लोग बताइएगा। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो आज की डेट में यहां पर इस तरीके की एक्टिविटी कर चुके हैं। अगर आप लोगों से मैं यहां पर बात करूं तो इसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि आप लोगों का भी कोई राज्य हो यहां पर, तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं जब भी मैं आप लोग को कोई नाम बताता हूं किसी मैप के बारे में या किसी एरिया के बारे में, तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि उसको जाकर एक बार मैप में जरूर निहारना है। तो कौन कौन से राज्य हैं जो ऑलरेडी यहां पर ये इस तरीके की एक्ट जो है वो पास कर चुके हैं, तो आप लोगों को मैप में दिखाता हूं। एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एक हो गया आप लोग को देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, इसी के साथ में गुजरात आप लोग यहां पर नजर आएगा, हिमाचल प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा, झारखंड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश हो गया यहां पर ये, इसी के साथ में उड़ीसा आप लोगों के सामने यहां पर ये हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली अभी यहां पर पास कर ही दिया है आप लोगों को पता है, और उत्तराखंड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इतने सारे राज्य ऑलरेडी यहां पर इस कैटेगरी में आ चुके हैं, और अभी कर्नाटक इस कैटेगरी में यहां पर आकर जुड़ गया है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग इनको काउंट करेंगे तो सारे मिलाकर आप लोगों को लगभग 10 के करीब राज्य देखने को मिल जाएंगे। टोटल हमारे देश में आज के डेट में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें से 10 राज्य ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो यहां से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि ये जो 10 राज्य हैं यहां पर जिनके द्वारा भी इसको इंप्लीमेंट किया गया है, तो ये ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं कि कोई अपना रिलीजन जो है वो किसी के चक्कर में आकर या किसी के दबाव में आकर या धोखाधड़ी लाभ में किसी यानी कि एक तरीके से फायदा होगा उस रिलीजन में जाने का, या फिर शादी के चक्कर में इसको चेंज नहीं करेगा। अगर इसके अलावा किसी को लगता है कि उसको अपना रिलीजन चेंज करना है तो वो चेंज कर सकता है। पर लेकिन अगर इन मुद्दों में चलकर अगर किसी ने चेंज किया तो ये एक काफी गलत कैटेगरी यहां पर मानी जाएगी और उसको सजा सुनाई जाएगी। किसके तहत? कॉग्निजेबल, और इसी के साथ में नॉन बेलेबल ऑफेंस रहेगा। कॉग्निजेबल मतलब और नॉन बेलेबल का क्या मतलब होता है, यानी कि उसको बेल नहीं मिलेगी अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और यहां पर कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है बिना एफआईआर के, ठीक है, बिना वारंट जारी किए एक तरीके से उसको अरेस्ट किया जा सकता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है कि कोई भी ऑफेंस अगर नॉन कॉग्निजेबल कैटेगरी में आता है तो जो भी पुलिस ऑफिसर होगा उसकी एक तरीके से ऑथोरिटी नहीं कि आप लोगों को अरेस्ट करना विदाउट वारंट, तो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं करेगा। पर लेकिन ये कॉग्निजेबल कैटेगरी में आ गया है तो कोई वारंट जारी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा केस देखने को मिलेगा तो वो पकड़कर ले जाएगा भाई साहब बिना वारंट के भी। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में 3 से लेकर 5 साल तक की सजा सुनाई जाएगी, 25,000 तक का फाइन लगाया जाएगा अगर कोई ये वायलेशन करता हुआ पाया जाता है। और इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर जो वायलेशन जो है यहाँ पाया गया, यहाँ पर इसी के साथ में जेल भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है, अलग अलग टर्म यहां पर बताए गए। एक तरीके से जेल जो है 3 से लेकर 5 साल तक की एंड फाइन रहेगा। इसी के साथ में फॉर द पीपल जो फाउंड जाते हैं यहाँ पर हरकतें करता हुआ, और एक तरीके से यहाँ पर अगर बात करें 10 साल या 50,000 का फाइन लगेगा जो कन्वर्ट करा रहा है किसी माइनर को, किसी वुमेन को या पर्सन SC ST को, यानी कि उनको प्रलोभन देकर अगर कोई ऐसा काम हरकतें कोई ऐसे कर रहा है तो अलग अलग लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग थोड़े प्रोविजन रखे गए, क्योंकि नॉर्मली जिस सोसाइटी के सेक्शन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है तो उसको थोड़ा और ध्यान से देखा जाता है कि हाँ यार इसको ध्यान से देख के चले, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसमें ये बकायदा पूरा आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर एंटी कन्वर्जन बिल को पूरा समझाया गया था यहाँ पर। तो वही बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये मैंने काफी कुछ आप लोगों को बता दिया, कुछ और बातें समझते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये, अगर किसी का रिलीजन जो है उसने चेंज कर लिया, अब जबरदस्ती करा, किसी ने उसको लाभ देकर मतलब एक तरीके से वो सारी चीजें कर किया कि हाँ उसको लोक लुभावन वाली बातें बताकर, तो अगर उसका कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई रिलेटिव या फिर कोई उसके एसोसिएट में कोई पर्सन है
वो भी एक तरीके से यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ ऐसी कुछ हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन एक छूट यहाँ पर दी गई है जो पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी। इसमें ये बोला है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है यहाँ पर पोपट राम ने अपना रिलीजन जो है वो पहले ए रिलीजन का इंसान था, अब वो बी रिलीजन में चला गया है। पर लेकिन पोपट राम को लगा कि वो बी रिलीजन में जो है अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा है, फिर से वो ए रिलीजन में आ गया है। ठीक है, तो अगर वो यहां पर पहले बी रिलीजन में चला गया था और फिर यहां पर अब कन्वर्ट होकर ए रिलीजन में आ गया है, तो उसके ऊपर ये जो है नियम वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि वो अपने ओरिजिनल रिलीजन में आ गया जिसमें ओरिजिनली वो था, अब यहां पर वो उसके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो यहां पर ये एक छूट इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके चलते यहां पर ये एक्ट उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। और अगर किसी को भी यहां पर ऐसा कुछ चेंज करना है तो इसके लिए भी एक पूरा प्रोविजन यहां पर रखा गया है। इन्फॉर्म करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि उस एरिया में जो भी डीएम है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एट लीस्ट जो 30 डेज इन एडवांस। यानी कि अगर आज की डेट में किसी इंसान को चेंज करना है, ठीक है, यानी कि उसने डेट रख दी उस दिन मैं अपना रिलीजन चेंज करूंगा, इससे शादी की डेट नहीं रख देते हैं कि उस दिन शादी करेंगे, तो उसी तरीके से सबको पता है कि भाई साहब शादी के कार्ड बढ़ जाते हैं 3-4 महीने पहले, हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसी के चलते अगर उसको लग रहा है कि रिलीजन चेंज करना है तो लगभग 1 महीना पहले बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। तो इसके चलते इंक्वायरी आएगी, उसके चलते जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहां पर पुलिस के थ्रू यहाँ पर देखेगा कि क्या चीजें चल रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट कर लिए यहाँ पर सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, अगर कोई नॉन इन्फॉर्म किए, अगर बिना इन्फॉर्म किए किसी को ऐसे ही अपना रिलीजन चेंज करके बैठ गया तो उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा, यानी कि उस रिलीजन को रिलीजन कन्वर्ट की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर वो रिलीजन कन्वर्ट कर भी लेता है तो उस रिलीजन में जाने के जो उसको फायदे मिलने चाहिए थे वो फायदे उसको नहीं मिलेंगे, अगर इसके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग मानते हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ इन इंडिया में अगर बात करें तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आर्टिकल अगर बात करेंगे तो पहले तो आप लोग पार्ट 3 में जाएंगे। आर्टिकल आप लोगों को 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आप लोगों को नजर आएंगे। तो आर्टिकल 25 इसमें ये बोलता है कि गारंटी द फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रोपोगेट और प्रैक्टिस रिलीजन, यानी कि अपना खुद का रिलीजन जो है वो अपने हिसाब से आप लोग लेकर चल सकते हो, कोई भी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। नो पर्सन शैल फोर्स, एक तरीके से किसी को आप लोगों को फोर्स नहीं किया जा सकता, आप लोगों को ये रिलीजियस प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर ये हरकतें करनी चाहिए। तो ऑलरेडी आप लोगों को फंडामेंटल राइट, आप लोगों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो आप लोगों के जब मौलिक अधिकार आप लोगों को मिले हुए हैं तो कोई आप लोगों के ऊपर क्यों यहां पर कैसा भी प्रतिबंध डालेगा, तो ये समझने वाली बात होगी। एंटी कन्वर्जन जो लॉ है इंडिया के अंदर में, तो इसमें ये बोला गया कि यहां पर आज की डेट में हमारे देश में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ यहां पर ऐसा पास नहीं किया गया, यानी कि अलग अलग राज्य गवर्नमेंट मैंने भी आप लोगों को लगभग 10 राज्य स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों को गिनवा दी, पर लेकिन कोई भी ऐसा अब तक ऐसा यहां पर अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखोगे कोई भी ऐसा राज्य यहां पर कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रूल और रेगुलेशन अब तक ऐसा नहीं है। कई बार कोशिश की गई है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शांति में नहीं बैठे, यहां पर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए गए हैं इनके द्वारा, बट वो अप्रूव ही नहीं किए गए पार्लियामेंट के द्वारा। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब क्या रहता है, कोई भी मेंबर अदर देन मिनिस्टर, यानी कि मान लीजिए आप लोगों के पास में आज के डेट में डिफेंस मिनिस्ट्री है और आप लोगों को डिफेंस में कैसे आप लोगों को रिफॉर्म करने है उसके लिए कोई बिल लेकर आना है, पर लेकिन आप लोगों को बिल लेकर नहीं आ रहे हैं, कोई और बिल लेकर आ रहा है, या तो वो अपोजिशन का मेंबर हो सकता है या फिर आप लोगों की ही पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर हो सकता है, तो ये प्राइवेट मेंबर का बिल माना जाएगा। जब अदर देन मिनिस्टर कोई किसी बिल को पास कराने की कोशिश करता है तो ये प्राइवेट मेंबर की कैटेगरी में आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके ऊपर डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। प्राइवेट मेंबर बिल खुद उसी पार्टी का भी हो सकता है जिस पार्टी का वो बेसिकली मिनिस्टर था, पर लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मिनिस्टर के हाथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मैक्सिमम टाइम ये अपोजिशन की साइड से ही निकल कर आता है। तो ये एक फंडा आप लोग यहां पर समझिएगा। 2015 में यूनियन लॉ मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट के अंदर में बेसिकली लेजिस्लेचर की बात की कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि एंटी जो कन्वर्जन बिल होना चाहिए, तो कई सारे स्टेट जो है उनके द्वारा भी यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन लेजिस्लेशन के बारे में बात की कि यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, फ्रॉड हो रहा है, ये सारी चीजें किसके चलते यहाँ पर कई सारे राज्य ने मांग की है, पर लेकिन अब तक भी हमारे देश में सेंट्रल लेवल पर कोई भी ऐसा कानून नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कुछ ऐसी बातें कि इसके साथ में कई सारे इशू जुड़े हुए हैं, आखिर क्यों यहाँ पर इसको इस तरीके से हम लोग लेकर चल रहे हैं कि यार ये कैसा बवाल हो गया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये कि अनसर्टेनिटी और इसी के साथ में वेग टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, यानी कि जो यूज किए गए यहाँ पर एक तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स, फ्रॉड, ठीक है, यहाँ पर एल्यूरमेंट या फिर कोई भी ऐसा सीरियस जो यहाँ पर अगर मिस यूज उसका किया जाता है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर वे में आप लोग इनको डिफाइन कर सके। ये सारी जो मान लीजिए किसी ने आप लोगों को बोल दिया कि यहाँ पर फोर्स किया गया है, अब फोर्स किस लेवल पर किया गया, क्या फोर्स है वहां पर, उसको कैसे आप लोग डिफाइन करोगे। ठीक है, मान लीजिए किसी ने यहाँ पर उसको रिलीजन को कन्वर्ट कर लिया और फिर बोल दे कि वो तो मुझे फोर्सफुली कराया गया क्योंकि उसको फायदा लेने के लिए वहां पर जाना था, हो सकता है वो लाभ में गया हो, वहां पर वो प्रलोभ में गया हो, वहां पर ठीक है लालच में गया हो, पर बाद में उसको फायदा नहीं हो, बोलेगा मुझे फोर्स करके किया है।
तो ये सारी चीजें कैसे आप लोग डिफाइन करोगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इसी के साथ में बात करें यहाँ पर एंटीथेटिकल, यानी कि विरोध है यहाँ पर माइनॉरिटी का। नॉर्मली माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है वो कोशिश करती है यहाँ पर, कई बार ऐसे लोग होते हैं यहाँ पर कि उनके कन्वर्जन के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है, तो रिलीजियस कन्वर्जन का काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर ये रोकने की कोशिश करेगा। पर लेकिन कई बार यहाँ पर ये भी रहता है कि वो जो कम्युनिटी होती है प्रॉब्लम फेस कर रही होती है, उनको खुद भी अगर चेंज होना है तो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये ऐसा जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी फोकस डालता है, तो ये भी एक इश्यू निकल कर आता है। इसी के साथ में विरोधात्मक है सेक्युलरिज्म। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर हम लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हैं। तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता में कोई इंटरफेयर कर रहा है तो वो धर्मनिरपेक्षता कैसी धर्मनिरपेक्षता रह गई, फिर तो वो धर्मनिरपेक्षता रही नहीं, वो तो कुछ और ही बन गया। तो ये चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आता है। तो ये भी बेसिक एक चीज हो गई यहाँ पर। और कई सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी ऐसे जजमेंट आ चुके हैं, उनके ऊपर डिस्कशन किए जा चुके हैं कि भाई साहब ये गलत है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। इवन अभी यहाँ पर हादिया जजमेंट 2017 का ज्यादा पुराना भी नहीं है, और 2017 में ही केस पुत्तास्वामी केस भी आया, जिसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया था आर्टिकल 21 में। तो ये भी 2017 में केस देखने को मिला। हादिया जजमेंट में भी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बेसिकली जो वो लड़की थी यहाँ पर उसके द्वारा शादी की गई, तो फादर वगैरह सब जो है फैमिली में उसके अपोज में आकर खड़े हो गए। तो मैटर जो था यहाँ पर ये केस में कोर्ट में पहुंचा, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिसीजन मिला वो हादिया के फेवर में यहाँ पर ये डिसीजन किया, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो बेसिकली जिस तरीके की चीजें लेकर चलेगी, तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एक तरीके से इंसान जो है उनकी लाइफ में जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, उनकी खुद की चॉइस है। बोला गया कि स्टेट नोर द लॉ कैन डिक्टेट द चॉइस ऑफ पार्टनर, उनको खुद को चूज करने दो, तो ये खुद कोर्ट ने बोला गया। और बोला गया कि राइट टू मैरिज इज ए चॉइस ऑफ इंट्रीगल टू द आर्टिकल 21, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात की जाती है। अब यहाँ पर अगर किसी को शादी करनी है तो उसकी पर्सनल चॉइस है, किसी के साथ में शादी करेगी, किसी को मान लीजिए अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करनी है, और अगर वो फंस गया कल को या फंस गई कल को, उसको दिक्कत भी झेलनी पड़ी, तो उसने खुद ने डिसीजन लिया है, किसी ने थोपा नहीं है उसके ऊपर वो डिसीजन, अब उसको खुद से झेलना है, अब उसको रहना है, उसको छोड़ के जाना है, तो वो खुद को डिसाइड करना है, उसकी लाइफ है, जो भी होगा उसमें होगा, देश के ऊपर उसका क्या, किसी दूसरे के ऊपर उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उस चीज का, ठीक है। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो बोला यह जाता है कि प्राइवेसी की ये चीजें हैं, उनको उनके ऊपर छोड़ दो, उनको खुद से डिसीजन लेने दो, कम से कम शादी का तो डिसीजन उनको खुद से लेने दो, वो भी आप ही लोग लोगे तो फिर वो क्या करेंगे लाइफ में। तो इसलिए यहाँ पर कई सारे ऐसे जजमेंट ऑलरेडी यहाँ पर कई सारे ऐसे केस कोर्ट में पहुंच चुके हैं इन सब मुद्दों को लेकर। तो जो बातें मैंने बताई हैं वो तो मैंने मेन केस के नाम में आप लोगों को बता दिया, बाकी और भी कई सारे ऐसे डिस्कशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, जिसमें ये बोला है कि फेथ के मैटर में यहाँ पर स्टेट जो है या कोर्ट जो है वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये उस पर्सन की लाइफ का खुद का सवाल है, अपना लाइफ पार्टनर क्या चूज करना है तो ये उसको चूज करने दो, फ्री। इसी के साथ में डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर किसी को इस तरीके से, उसको किससे प्यार करना है, किससे शादी करनी है, उसके ऊपर आप लोग अगर प्रेशर डालते हो तो यहाँ कहीं ना कहीं एक फ्रीडम जो है वो आप लोग उससे छीन रहे हो। तो यहाँ पर चिलिंग इफेक्ट, यानी कि फ्रीडम जो है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं चिल कर रहा है, शांत कर रहा है, फ्रीडम को यहाँ पर एंजॉय नहीं करने दे रहा है। प्राइवेसी वाला इशू हो गया उसकी जिंदगी का, मैरिज, ये सारी चीजें इंडिविजुअल की खुद की आइडेंटिटी, खुद की लाइफ है, सारी चीजें प्राइवेट की कैटेगरी में आती है, उसमें आप लोगों ने इंटरफेयर कर दिया जाकर। तो ये एक गलत हिसाब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे मैटर यही है, यहाँ पर जब फेथ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इंसान को इंडिविजुअल की चॉइस के हिसाब से चलने दो, ठीक है। आप लोग उसके अंदर इंटरफेयर न करो, क्योंकि उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में भी इंक्लूड करके देखा जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं ऑलरेडी यहाँ पर इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से ये देखने को मिलता है कि एक इंसान जो है अगर कुछ इस तरीके का डिसीजन ले रहा है तो उसको खुद से लेने दो, अगर आप लोग इंटरफेयर कर रहे हैं तो ये गलत तरीका है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई। तो पूरा एक आर्टिकल आप लोगों का मैंने डिटेल में कवर किया। कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी चीजें हैं कि आप लोग की पर्सनल लाइफ में भी आप लोग आसपास में इनको देख पाओगे। ओके, तो ये था पूरा यहाँ पर आर्टिकल। काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है और डिटेल में यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कई सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए एग्जाम में डायरेक्ट, जिनसे आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं। पार्लियामेंट और जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है वहां पर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। तो कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी स्टैटिक प्लस करंट के साथ में। तो अच्छे से सुनिएगा पूरे डिस्कशन को। बात की जा रही है यहाँ पर विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अभी क्या हुआ है, एडजर्न हुआ है, वो भी साइन डाई। तो ये क्या होता है एडजर्न साइन डाई, पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि पार्लियामेंट के सेशन कितने होते हैं। पार्लियामेंट में टोटल मिलाकर 3 सेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो सेशन होता है उसको आप लोग बजट सेशन बोलते हैं, दूसरा जो सेशन होता है उसको आप लोग मॉनसून सेशन बोलते हैं, और तीसरा जो सेशन होता है उसको आप लोग विंटर सेशन बोलते हैं। तो बजट सेशन सबसे बड़ा, मॉनसून सेशन उससे छोटा और विंटर सेशन सबसे छोटा होता है, जो कि अभी यहां पर आप लोगों को कंक्लूड होता हुआ नजर आया। तो ये जो विंटर सेशन हुआ अभी यहां पर कंप्लीट हो गया, तो यहां पर बोला इसको विंटर सेशन हो गया साइन डाई। तो यहां पर ये सारी चीजें, यहां पर जो टर्मिनोलॉजी है मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, जो कि यहां पर क्या क्या चीजें होती हैं।
कौन सा यहाँ पर बेसिकली ये जो डिसोल्यूशन है ये लोक राज्यसभा पर इंप्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी सारी बातें जानेंगे कैसे कैसे यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी है, आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। पीआईबी के द्वारा यहाँ पर जब ये विंटर सेशन यहाँ पर टर्मिनेट किया गया तो कई सारी ऐसी बातें यहाँ पर देखने को मिली। तो विंटर सेशन के चलते यहाँ पर 18 जो सिटिंग है यहाँ पर वो यहाँ पर देखने को मिले 24 डेज के ड्यूरेशन में। 11 ऐसे बिल थे जो दोनों हाउस के द्वारा पास किए गए, ठीक है। तो 11 बिल पास किए गए बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 13 बिल जो थे यहाँ पर, ठीक है, जो 13 बिल 12 इन लोकसभा और 1 इन राज्यसभा इंट्रोड्यूस किए गए, यानी कि ये टोटल इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी जो यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ पर बोला गया 82% यहाँ पर लोकसभा की और राज्यसभा की 48%, यानी कि लोकसभा ने अच्छे से काम किया। उसका रीजन ये रहता है कि लोकसभा में जो गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी रहती है तो आसानी से वहां पर चीजें पास करा लेते हैं, पर राज्यसभा में मेजोरिटी में यहाँ पर कई बार ऐसा रहता है अपोजिशन के कई सारे लोग बैठे रहते हैं तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। 3 बिल ऐसे थे जो कि रिप्लेस के यहाँ पर जिनको ऑर्डिनेंस के, यानी कि जो पहले ऑर्डिनेंस थे, और ऑर्डिनेंस आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर आता है, याद रखिएगा। आर्टिकल जब 1, 2, 3 के अंदर आप लोगों को ऑर्डिनेंस देखने को मिलेगा, जिसको हिंदी में आप लोग अध्यादेश बोलते हैं। जो यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल रेफर किया गया, ज्वाइंट जो कमेटी है उसको, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, और 5 बिल जो थे वो रेफर किए गए स्टैंडिंग कमेटी को। बाकी के जो अगर बात करें यहाँ पर 11 जो बिल थे यहाँ पर वो पास कर दिए गए। तो इनके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पहले यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों से करता हूं कि इनका मतलब क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एडजर्नमेंट के बारे में। एडजर्नमेंट का मतलब होता है चीजों को सस्पेंड कर देना, पर लेकिन इस तरीके से सस्पेंड करना कि बता देना फिर से मिलेंगे, यानी कि हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तो यानी कहने का मतलब ये कि चलते चलते कब मिलोगे कि भाई साहब अगले हफ्ते मिलेंगे। तो बोल दिया ठीक है अगले हफ्ते मिलेंगे, तो सेशन टर्मिनेट तो कर दिया है, पर लेकिन स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या है, वो टाइम 1 घंटा भी हो सकता है, वो टाइम 1 दिन भी हो सकता है, वो टाइम कई सारे वीक्स भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि चाहे वो टाइम कुछ भी गना हो, 1 घंटा हो, 1 दिन हो, या कुछ दिन हो, कुछ महीने हो, पर लेकिन पता रहेगा कि उस दिन मिलेंगे भाई साहब। डेट फिक्स कर दी कि आज मिलेंगे, तो डेट टाइम फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर किया जाएगा उस दिन मिलेंगे जिस दिन भी मिलेंगे। तो ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। डिसाइड कौन करता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहता है हाउस का। राज्यसभा में हो गए चेयरमैन और लोकसभा में हो गए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये डिसाइड करते हैं यहाँ पर एडजर्नमेंट के बारे में। कोई कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया ना। मतलब क्या होता है, अगर फाइनल करके हम लोग बेसिकली निकल रहे हैं कि भाई साहब उस दिन मिलना है तो मिलना है, तो ये आप लोगों का एडजर्नमेंट कहलाता है। ओनली एडजर्नमेंट की कैटेगरी में यहां पर आता है। अब कुछ आगे एक और टर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी कि एडजर्नमेंट तो बोल देते हैं, पर लेकिन यहां पर साइन डाई भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ब्रेकअप हो गया भाई साहब, अब ये नहीं पता है कि मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। तो उस तरीके से आप लोग याद रख लेना कि ब्रेकअप हो गया जिंदगी में, अब पता नहीं आगे कभी जिंदगी में मिलने वाले हैं या फिर नहीं मिलने वाले हैं। अगर हाँ मिलेंगे तो एक तरीके से इत्तफाकन मिलेंगे, कोई डिसाइडेड डेट नहीं होगी। तो जो इत्तफाकन होता है यहाँ पर, तो उसमें कोई डिसाइडेड डेट नहीं होती है, ठीक है। मिल लिए यहाँ पर इत्तफाकन मिल गए, तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए यहाँ पर चले गए एक दूसरे से दूर, तो ये हो गया यहाँ पर क्या हो गया, इनडिफाइंड पीरियड के लिए चले गए यहाँ पर। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर एडजर्नमेंट बोलते हैं, बेसिकली साइन डाई। तो ये जो है यहाँ पर पावर रहती है, ये बेसिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर में ही रहती है। जैसे लोकसभा में हो गए स्पीकर और राज्यसभा में हो गए चेयरमैन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि क्या होता है यहाँ पर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है हाउस के, वो कॉल करते हैं सिटिंग कि यहाँ पर आओ यार, उससे पहले कि डिसाइड करिए कैसे यहाँ पर मिलना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर आप लोगों से कोई पूछे यहाँ पर एडजर्नमेंट में क्या है और यहाँ पर एडजर्नमेंट साइन डाई में क्या डिफरेंस है, तो ये मोटा मोटा फर्क तो मैंने बता दिया। पर लेकिन जब यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कॉल करेंगे मीटिंग को दोनों हाउसेज की, बिफोर द डेट और टाइम, एक तरीके से टू विच हैज बीन एडजर्न, जो एडजर्न होना है, ठीक है, और द एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज बीन एडजर्न साइन डाई, यानी कि यहाँ पर एक डेट डिसाइड की जाती है इसके बाद में कि भाई साहब अब यहाँ पर इस तरीके चीजों को लेकर चला जाएगा। तो जब भी मिलेंगे वो बुलावा भेजा जाएगा, न्योता भेजा जाएगा, किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में कौन है यहाँ पर? चेयरमैन। तो वो न्योता भेजेंगे कि भाई साहब दावत पे आ जाना, उस दिन से यहाँ पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये बेसिकली वहां पर फिर से मिलेंगे। तो ये 2 मुद्दे आप लोग समझिएगा ध्यान से। जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब तक जो काम किए जाते थे वो यहाँ पर जो स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा किए जाते थे, पर लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पर हम लोग पहुंच जाएंगे, इसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन जो होता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कि टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ हाउस, यानी कि एक जो हाउस रहता है उसका टर्मिनेशन कर देना सेशन का। अब वो हाउस में आप लोगों का लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। तो प्रेसिडेंट के हाथ में, यानी कि हमारे जो आज के में राष्ट्रपति हैं उनके हाथ में पावर है। अनुच्छेद 85A के तहत यहाँ पर 85 का 2A ये उनको पावर देता है कि टर्मिनेट कर देना बोथ द सिटिंग, यानी कि बोथ द हाउसेज की जो सिटिंग है, सेशन जो है वो टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। यूजुअली ये काम कब होता है? जब ऑलरेडी हो चुका है कि एडजर्नमेंट हो चुका है, साइन डाई, जब यहाँ पर ऑलरेडी जो स्पीकर है वो यहाँ पर ये ऐसा काम कर चुके होते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा
प्रेसिडेंट का यहाँ पर ये होता है कि चलो ठीक है अब तुम्हारा काम निबट गया, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको प्रोरोगेशन कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोरोगेशन मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। तो प्रोरोगेशन का मतलब है कि एक तरीके से सेशन को ही टर्मिनेट कर देना पूरा बिल्कुल कंप्लीटली, यानी कि फाइनल जो ठप्पा लगेगा यहाँ पर वो किया जाएगा प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है वो इशू करते हैं नोटिफिकेशन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन कि हाँ भाई साहब आप अपने घर जाओ, अब एंजॉय करो अपनी लाइफ को, जो भी आप लोग कर सकते हैं, और यहाँ पर फिर मिलेंगे तो आप लोगों को न्योता भेज दिया जाएगा। अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो ऑल्सो प्रोरोगेट कर सकते हैं हाउस वाइल द सेशन, यानी कि ऐसा नहीं कि साइन एंड डाई होगा तभी प्रोरोगेट किया जाएगा। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो जब सेशन चल रहा है, काम कर रहा है, उसको तभी भी यहाँ पर एक तरीके से प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है। अगर यहाँ पर इस तरीके से प्रेसिडेंट कोई काम करते हैं तो ऑल पेंडिंग नोटिस जो भी रहते हैं कि ये काम उस दिन होगा, वो ऐसा होगा, ऐसी चीजें होगी, वो सारे जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, बस ओनली उनको छोड़कर जो बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं और वो पास नहीं हुए, उनके ऊपर डिबेट डिस्कशन चल रहा है, उनको छोड़कर सारे नोटिस कि हाँ ये होगा वो होगा, जो भी होगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जिनको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है वो माल बचेगा, बाकी सारा माल खल्लास। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये RECESS, ठीक है, तो इसको बेसिकली रेसिस बोलते हैं, और नॉर्मल भाषा में आप लोग इसको बोल सकते हैं अवकाश। आप लोग नहीं बोलते रेसिस होगी चलो खाना खाते हैं, और लंच वाला टाइम जो होता है रेसिस होता था वो वही वाला है यहाँ पर ये। तो ये टर्म यूज किया जाता है यहाँ पर, ये बोलते हैं कि जब हाउस जो है यहाँ पर अगर उनके बारे में बात करें, ये पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन, जब प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस चलता है यहाँ पर, यानी कि जब उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, और इसी के चलते यहाँ पर जब न्यू सेशन होगा, यानी कि जब से प्रोरोगेट किया और जब से वहां पर होगा, तब तक जो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनका रेसिस चलेगा, यानी कि वो एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे। ये यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये शब्द भी आप लोग याद रखेगा। ठीक है, तो एडिशन का बता दिया, एडजमेंट साइन एंड डाई बता दिया, प्रोरोगेशन बता दिया, रेसिस बता दिया। एक टर्म है यहाँ पर डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? डिजोल्यूशन का नॉर्मल भाषा में अगर आप लोग समझेंगे तो इसका मतलब होता है चीजों को डिसोल्व कर देना, यानी कि एक तरीके से खत्म कर देना, यानी कि उसकी लाइफ को एंड कर देना। मतलब क्या है, यहां पर अगर कोई भी सेशन आप लोगों ने टर्मिनेट किया है तो अभी भी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, फिर से वो सेशन बुलाया जा सकता है। पर लेकिन नॉर्मली ये काम कब तब होता है जब यहाँ पर जो हाउस होता है उसका एक तरीके एक दिन खत्म हो चुके होते हैं, यानी कि अब जो है यहाँ पर क्या होगा, अब गवर्नमेंट जो है उसकी कहानी खत्म, यहाँ पर डिसोल्व कर दे यहाँ पर लोकसभा को। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन होंगे, अब इलेक्शन के बाद में फिर से यहाँ पर चुनकर आएगी, एक नई असेंबली यहाँ पर बनेगी, नए इलेक्शन के बाद में नई पावर में यहाँ पर गवर्नमेंट आएगी, तो वो होता है बेसिकली उसके बाद में। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन हाउस का किया जाता है। ये डिसोल्यूशन आप लोगों को पता है ओनली लोकसभा में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, राज्यसभा में डिसोल्यूशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि डिसोल्यूशन ओनली लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में डिसोल्यूशन नहीं होता है। राज्यसभा को इसीलिए आप लोग एक परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, तो राज्यसभा में परमानेंट हाउस इसीलिए इसको बोला जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बिल के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो फार्म लॉ रिपील जो बिल है 2021 यहां पर ये पार्लियामेंट के द्वारा अभी यहां पर रिपील किया गया, जिसमें 3 बिल ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, पर 3 बिल को यहां पर रिपील करने के लिए एक से ही काम हो गया। तो फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन जो यहां पर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 था, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 था, एसेंशियल कमोडिटी जो अमेंडमेंट 2021 था। तो ये सारे 3 के 3 जो एक्ट हैं यहाँ पर इनको एक बिल बनाया गया जिसको बोला गया फार्म लॉस रिपील बिल 2021, और तीनों को यहाँ पर रिपील कर दिया गया। काफी इंपोर्टेंट था, काफी हाहुल्ला हुआ, जिसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया था। आगे बात करें तो यहाँ पर कई सारे जैसे डैम सेफ्टी बिल लाया गया था 2021, तो यहाँ पर कैसे डैम को सर्विलेंस करना है, कैसे उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कैसे हमारे देश में बांध जो है वो काम कर रहे हैं। अगर कल को कोई डिजास्टर कोई महामारी आती है इस तरीके की, यहाँ पर एक तरीके बहुत ज्यादा बारिश होगी, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो पता चला कि बांध टूट गया, तो उसकी सेफ्टी के बारे में याद रखना पड़ेगा, उसके फंक्शनिंग के बारे में याद रखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप लोगों से मैंने डिस्कस भी की थी। बात करते हैं असिस्टेड रिप्रोड्यूस टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, तो ये प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर एक तरीके से रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को यूज करना है टेक्नोलॉजी को, ठीक है, कैसे मिसयूज हो सकता है उसका, उसको रोकना है आप लोगों को, एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि नैतिकता के हिसाब से काम करना चाहिए। तो इसके चलते बात की गई कि कैसे आप लोग यहाँ पर नेशनल बोर्ड, स्टेट बोर्ड और नेशनल रजिस्ट्री तैयार करेंगे इन सब मुद्दों को लेकर, तो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। सैरोगेसी रेगुलेशन बिल 2021, तो सैरोगेसी को कैसे यूज करना है। सैरोगेसी का मतलब होता है किराए की कोख लेना। एक जो वुमेन है अगर कोई दिक्कत उसकी बॉडी में देखने को मिलती है और वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती है, तो सैरोगेट मदर ली जाती है, जिसमें यहाँ पर बेसिकली जो प्रॉपर्टी रहती है वो पेरेंट्स की रहती है, पर लेकिन बच्चा जो होता है वो किराए की कोख में रखा जाता है और वहीं पर वो फलता फूलता है। तो इसको कैसे यूज करना है, इसके चलते महिलाओं का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, सैरोगेट मदर उसको बनाया जा रहा है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके राइट को, या फिर ये कमर्शियल सैरोगेसी स्टार्ट हो गई है उसको कैसे यहाँ पर सही तरीके से लेकर चलना है। तो सारे मुद्दे यहाँ पर इस बिल में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किए थे।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल भी यहां पर लाया गया, जिसके चलते यहां पर इंस्टीट्यूट स्टेब्लिशमेंट करने हैं और एनी अदर इंस्टीट्यूट जो है स्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं उसको कैसे लेकर चलना है, रिसर्च वगैरह का काम कैसे करना है। एक सेंट्रल बॉडी भी यहां पर बनाएगी ताकि कोऑर्डिनेशन यहां पर बैठाया जा सके जो रिसर्च है और एजुकेशन है उसके बीच में। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट जो बिल था ये पास कराया गया। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज कंडीशन सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021, ये भी यहां पर एक बिल निकल कर आया जिसमें किस तरीके से जो उनको एंटाइटल दिए जाते हैं, एडिशनल उनको जो भी यहां पर पेंशन वगैरह दी जाती है या फिर फैमिली मेंबर को जो भी पेंशन मिलती है उसको कैसे लेकर चलना है, तो उसका पूरा खाका जो है वो इनके द्वारा यहां पर तैयार किया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बिल जो था यहां पर ये पास किया गया, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करें नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल था, आप लोगों को याद होगा शाहरुख खान का जो बेटा था यहां पर उसको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद में कई सारे इशू बने, मीडिया के द्वारा काफी हाउल्ला किया गया। तो मुद्दा बाद में ये निकल के आया कि यार कोई पर्टिकुलर अगर पर्सन इस तरीके की कैटेगरी में फंस गया है, वो नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है, तो उसको क्रिमिनल न मानकर उसको क्या मानना चाहिए, उसको एक पेशेंट मानना चाहिए और उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए, ना कि उसको जेल में भेजना है। जेल में भेजने का मतलब है कि उसकी जिंदगी बर्बाद करना, पर लेकिन रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजने का मतलब है कि उसकी वो आदत छुटाना जो नशे की लत उसको लग चुकी है। तो ये अमेंडमेंट करने की बात की गई थी यहाँ पर नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंदर में, ताकि इस मुद्दे को यहाँ पर समझा जा सके और ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को न मिले। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर ये मुद्दा सामने निकल कर आया। तो ये भी एक बिल था जो कि यहाँ पर एक्ट बना, इसके सेक्शन 27A के अंदर यहाँ पर ये चीजें चेंज की गई। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021, यहां पर ये बेसिकली एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिला कि हमारी कंट्री में जो सीबीआई है वो पावर लेती है यहां पर दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से, ठीक है। तो यहां पर इसी के अंदर चेंज किया गया ताकि उसका जो टर्म है वो यहां पर बढ़ाया जा सके। नॉर्मली 2 साल का फिक्स टर्म होता है, अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी यहां पर 2 साल में से यहां पर 1 साल फिर बढ़ाना है, फिर लगा उनको सही काम कर रहे 1 साल और बढ़ा देंगे, फिर लग रहा है सही काम करें 1 साल और बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं किया गया कि 2 से बढ़ाकर 5 कर दिया है, 1-1 साल का यहां पर उसको बेसिकली यहां पर इजाफा दिया जाएगा। तो इसके ऊपर कई बार क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला कि गवर्नमेंट जो है उसका मिसयूज कर सकती है इस तरीके से, अगर किसी पर्सन को एक उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि फिक्स होना चाहिए था जबकि वो नहीं किया गया। तो 5 ईयर किया गया, पर लेकिन वो किया गया इंटरवल के टाइम पर कि हाँ यार डिसाइड करेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी इसका देखने को मिला, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। आगे बात करते हैं जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021, ये भी यहां पर क्या कर रहा था, टेन्योर की बात करते हैं यहां पर जो इसका डायरेक्टर होता है, तो वो भी ऐसे यहां पर एक्सटेंड किया गया कि उसको 5 साल तक लेकर जाना है। पर सेम पैटर्न यहां पर ये देखने को मिला कि किस तरीके से यहां पर उसको आगे लेकर चलना है। तो उसके चलते भी क्रिटिसिज्म यहां पर देखने को मिला था, क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई करप्शन के बारे में बात करते हैं तो विजिलेंस यानी कि आप लोगों ने देखा होगा विजिलेंटिज्म, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि एक तरीके से कुछ गलत हो रहा है तो उसको ऊपर ध्यान रख के चलना, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो ये सारे मुद्दे आप लोगों को यहां से देखने को मिल जाएंगे। तो रियलिटी बात यहां पर यह है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं इनको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला कि एक तो हो गया कि 5 साल फिक्स कर देना, 5 साल के लिए यहां पर भाई साहब आगे पोस्ट पर, अब वो अपने हिसाब से अपने काम को लेकर चलेंगे। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ आप लोग कुछ ना कुछ कार्रवाई करो, पर लेकिन 1-1 साल करके बढ़ाकर इसको 5 साल तक लेकर जाना, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का रीजन यहां पर बन गया था, जिसके चलते बार बार बात भी हो रही थी। और एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा यहां पर वो था द इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, ठीक है, 2021। इसमें क्या किया जा रहा है कि आधार कार्ड को कनेक्ट किया जा रहा है आप लोगों का जो इलेक्शन कार्ड है उसके साथ में, यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग आज की डेट में चाहते हैं अपने वोटिंग राइट का यूज करना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आप लोगों के पास में, तो आधार कार्ड अगर कनेक्ट होगा तो तभी आप लोग अपनी वोटिंग राइट का यूज कर सकते हैं। उसमें मुद्दा क्या था, मुद्दा सबसे बड़ा ये था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपनी वोटिंग जो है राइट अगर यूज करना चाहता है, तो उसमें दिक्कतें ये आ रही थी यहाँ पर कि उस पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कई जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम मेंशन था। तो उसके चलते ये देखने को मिल रहा था कि किस तरीके से यार चीजों को लेकर चला जाए। तो यहां पर ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया कि आधार कार्ड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। पर इशू यहां पर फिर ये भी बना कि आधार कार्ड के साथ में आप लोग कनेक्ट तो कर रहे हैं, पर क्या आधार कार्ड इंसान ने सही तरीके से बनवा रखा है? ऐसा तो नहीं आधार कार्ड ही डुप्लीकेट हो रखा है, यहाँ पर आधार कार्ड में दिक्कत हो रखी है। तो फिर कैसे आप लोग चीजों को सुधारोगे? तो कई सारे ऐसे क्रिटिसिज्म भी रहे कि लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप लोग छीन लोगे, यार कल को आधार कार्ड नहीं है तो वो यहां पर अपना काम ही नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी यहां पर देखने को मिले। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है, तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी, तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आओगे। तो 11 के 11 बिल के बारे में मैंने बता दिया। पहला था फार्म लॉज रिपील बिल 2021, दूसरा था डैम सेफ्टी बिल 2021, तीसरा था यहां पर असिस्टेड रीप्रोड्यूस जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021, यहां पर नेक्स्ट है यहां पर सैरोगेसी रेगुलेशन, ये बिल था 2021। तो चौथा हो गया। पांचवा यहां पर आप लोगों को देखने को मिला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल। छठा आप लोगों को देखने को मिला था हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज कंडीशन एंड अमेंडमेंट बिल 2021।
इसी के साथ में जो सातवां आप लोगों को देखने को मिला नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल 2021। आठवां द दिल्ली जो यहां पर स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। नेक्स्ट यहां पर था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021, उसी के साथ में इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर एक ओवरव्यू दे दिया। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। अगर फिर भी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर आगे जो वीडियोस आएंगी उनमें हम लोग चीजों को कवर कर ही लेंगे। आगे चलते हैं यहां पर, ये भी पॉलिसी ये पॉलिटी या फिर गवर्नेंस के अंदर आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। अभी हुआ क्या यहां पर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन अभी यहां पर कपूरथला में पीट पीट कर जिसको मारा गया, वो एक तरीके की लिंचिंग का इंसिडेंट था वहां पर, वो यहां पर एक तरीके से लिंचिंग उसको बोला गया, ठीक है। यानी कि वो धर्म के नाम पर कुछ नहीं था, वो लिंचिंग थी। और लिंचिंग का मतलब होता है जब कई सारे लोग जो है मिलकर इकट्ठा होकर किसी इंसान को बर्बरता पूर्वक जो है उसको मार देते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, तो यहां पर पब्लिक या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी को, तो ये भी इस कैटेगरी में नॉर्मली इसको काउंट किया जाता है। तो यहां पर ये रोंग तरीके से यहां पर एक्शन जब मॉब के द्वारा लिया जाता है, अपने हाथ में एक जजमेंट बन जाता है, उनको लगता है कि हम ही जज हैं, तो तब ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आर्टिकल भी यहां पर कवर किया गया था, ठीक है, कि वन मोर लिंचिंग इन द पंजाब ओवर। जो यहां पर देखिए ये एक वर्ड यूज किया गया जो मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी था, और इसका मीनिंग मैंने समझाया था सैक्रिलेज, ठीक है। तो सैक्रिलेज जो था यहां पर, इसका मतलब आप लोग बताइए, देखता हूं किस किसको याद है, मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। तो बेसिक पर्पज ये था कि इसको लिंचिंग की कैटेगरी में डाल दिया तो धर्म के नाम पर कोई दिक्कतें देखने को मिलेगी, इनटॉलरेंस देखने को मिलता है, बायसनेस देखने को मिलती है, या फिर काउ विजिलेंटिज्म आप लोगों को देखने को मिलता है। उसके चलते यहां पर दिक्कतें निकल कर आती है। ये पर्टिकुलर कास्ट का इंसान है, उसके खिलाफ आप लोगों को षड्यंत्र रचते हुए लोग नजर आएंगे, वो हरकतें देखने को मिलेगी, तब भी यहां पर ऐसी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो इन सबको कैसे रोका जाए, कैसे इनके ऊपर काम किया जाए, कैसे इनकी कमर कसी जाए, तो ये सारे मुद्दे कई बार आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है कई बार, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लिखने के लिए भी पूछ ले, लैक ऑफ स्पीडी जस्टिस केस पड़े हुए लंबे समय तक, तब भी यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। इसी के साथ में इनफिशिएंट पुलिस के सामने चीजें आ रखी है पर उसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, तो लोगों को लगता है कि पुलिस क्या ही कर लेगी, हमको ही कुछ करना पड़ेगा, तो वो अपने हाथ में सारे कानून जो है वो ले लेते हैं। टाइप ऑफ मॉब लिंचिंग के बारे में अगर आप लोग बात करोगे तो कई सारे लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और मोटे मोटे लेवल पर 5 तरीके से यहां पर इनको डिफाइन किया जाता है। जैसे कम्युनल बेस पर यहां पर हार्मनी बिगड़ गई, ठीक है। इसी के साथ में विच क्राफ्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो विच क्राफ्ट का मतलब नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि चुड़ैल के नाम पर हरकतें की जाती हैं, कि चुड़ैल है उसको मार दिया जाता है पीट पीट कर, ठीक है। ओनर किलिंग देखने को मिलती है, इज्जत बेइज्जती के नाम पर, ठीक है। बोवियन रिलेटेड मॉब लिंचिंग देखने को मिलती है, गाय वो सब उन सब मुद्दों के नाम पर, ठीक है। इसी के साथ में किसी बच्चे को किसी को उठा लिया, ठीक है, तो यहां पर उसके खिलाफ भी यहां पर ये उसको बोला गया कि हाँ ये बच्चे को उठा के ले जाने वाला बच्चा चोर था, उसको पकड़ पकड़ मार दिया। कोई इंसान चोरी कुछ कर रहा था, उसको पकड़ पकड़ मार दिया। तो ये टोटल मिलाकर 5 तरीकों से यहां पर बेसिकली लिंचिंग अभी रिसेंटली देखने को मिलती है, जिसके चलते कई बार हम लोगों ने इनके ऊपर आर्टिकल भी डिस्कस किए थे। यानी कि लिंचिंग को यहां पर इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि हाँ इसके पीछे ये मुद्दे रहते हैं, जिसकी वजह से यहां पर ये देखने को मिल जाती है। जबकि संविधान के अंदर अगर आप लोग बात करोगे तो वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट है यहां पर ये, और एक तरीके से लाइफ जो डिग्निटी वाली होनी चाहिए आर्टिकल 21 बोलते हैं, तो उसका भी यहां पर हनन किया जाता है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के तहत अगर आप लोग बातें करोगे तो ये सारी कैटेगरी आप लोगों को नजर आएगी। वायलेशन द राइट टू द इक्वलिटी एंड प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 जो है यहां पर उनका भी हनन होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। अगर बात करें यहां पर नोवेयर मेंशन इन द लॉज ऑफ द लैंड, अगर बात करें कि हाँ ऐसा कुछ मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। सिंपली यहां पर मर्डर बोला जाता है, अगर पिनल कोड के अंदर जाओगे तो लिंचिंग जैसे शब्द जो है नॉर्मली अगर बात करें तो यूज नहीं किए जाते हैं। हालांकि कई सारी स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पर कानून बनाने की कोशिश इसके ऊपर की है कि हाँ अगर कल को चलकर मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ तंत्र अगर यहां पर हत्या कर दे किसी चीज को, तो उसको कैसे लेकर आप लोगों को चलना है, तो इसके बारे में बात की जाती है। ऐसी बात नहीं है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो बात करते हैं कि यार ये हो तो गया, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो प्रिवेंटिव मेजर यहां पर ले आते हैं। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा था, जिसको यहां पर तहसीन एंड इसी के साथ में पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस यहां पर बोला गया। तो इसके चलते यहां पर कई सारे प्रिवेंटिव और रेमेडी क्या होनी चाहिए, सोल्यूशन क्या होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। तो रेफर किया गया मॉब लिंचिंग एज ए, यहां पर एक तरीके से इसको हॉरेंडियस एक्ट ऑफ द मोबोक्रेसी बोला गया। जैसे डेमोक्रेसी आप लोग बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी यानी कि जनता का तंत्र, यहां पर मोबोक्रेसी यानी कि भीड़ का तंत्र, यानी कि एक भीड़ जो है मिलकर एक इंसान की जान ले रही है, तो ये यहां पर एक तरीके से मोबोक्रेसी होगी। तो भीड़ ने यहां पर ये काम किया, कानून अपने हाथ में ले लिया, तो इसको मोबोक्रेसी यहां पर शब्द यूज किया गया। तो ये काफी खतरनाक लेवल पर चीजें पहुंच जाती है। डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट यहां पर बनाने की बात की गई कि किस तरीके से अगर कोई ऐसा मुद्दा निकल कर आता है
तो एवरी डिस्ट्रिक्ट पर यहाँ पर इस तरह का कोई सोल्यूशन होना चाहिए ताकि इस मॉब की लिंचिंग को रोका जा सके, वरना कल को जुडिशरी के सिस्टम पर, यहाँ पर पुलिस के सिस्टम पर लोग विश्वास करना बंद कर देंगे, अपने ही हाथ में कानून को उठाएंगे और जहां पर उनको लगेगा सोल्यूशन निकालना है तो अपने आप ही सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरीके से पूरे देश में एक त्राहिमाम मच जाएगा और इस तरीके से भीड़ मिलकर किसी को भी मार के निकल जाएगी। तो ये समझने वाला मुद्दा रहेगा कि लोगों के अंदर इतना खौफ होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ नहीं करना है, कानून है, व्यवस्था है, हमारे देश में सारी अरेंजमेंट है, उनका यूज करके ही किसी इंसान ने कुछ गलत किया है तो उसको यहां पर उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो दो मुद्दों के ऊपर सबसे बड़ी बात की गई, तो स्पेशल कोर्ट आप लोग जल्दी से जल्दी बनाओ, अगर कोई ऐसी हरकतें देखने को मिलती है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये, जो कि यहाँ पर काफी बड़ी बात की गई, अगर कोई इस चीज का शिकार हुआ है, किसी के घर में कोई पर्टिकुलर पर्सन कमाने वाला है, उसकी मार मार कर आप लोगों ने जान ले ली, तो फिर यहाँ पर मुद्दा यह बनता है कि अब यहाँ पर उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किया गया नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि सबमिट करिए स्टेप कि आप लोगों ने क्या क्या स्टेप यहाँ पर उठाए हैं, क्योंकि ओनली 3 जो स्टेट्स हैं, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, उनके द्वारा इनेक्ट किया गया इसको लेकर अभी लो कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ वो प्रोवाइड कराएंगे। झारखंड असेंबली के द्वारा ही पास किया गया जो यहाँ पर वॉयलेशन को लेकर, मॉब लिंचिंग को लेकर बिल अभी रिसेंटली, ठीक है, तो अभी प्रोसीजर में चल रहा है कई सारे राज्य के द्वारा, तो उनके द्वारा उसमें प्रोविजन रखा गया है ऑलरेडी कि भाई साहब अगर ऐसा कुछ होता है तो वो यहाँ पर ये स्टेप उठाएंगे। और लेकिन सोचिए जहां पर ये ऐसा कोई बिल ही नहीं है तो वो क्या काम करेंगे, तो उनको बोला गया कि आप लोग भी कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालो, कल को चलकर कोई दिक्कत देखने को न मिल जाए। तो ये बातें ऑलरेडी यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग को होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, आप लोग यहाँ पर उसका आंसर क्या दोगे? अगर आप लोगों से पूछ लो कि हमारे देश में आज की डेट में आप लोग बोले कि यहाँ पर जो बेसिकली मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, गरम मसाला, अगर यहाँ पर इन स्पाइसेस की मैं बात करूं, हमारे देश में इनका व्यापार कैसा होता होगा, अगर पूछे कि कितने नंबर पर आता होगा इनका व्यापार, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगे। इसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं। अभी रिसेंटली हुआ क्या, बेसिकली एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा एक बुक रिलीज की गई यहाँ पर, स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2021, यानी कि जो भी मसाले होते हैं उसका एक डेटा तैयार किया गया और उसके चलते यहां पर एक बुक प्रस्तुत की गई एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा। कौन है आज के डेट में मिनिस्टर बताइए तो जरा, ये काफी ज्यादा न्यूज में थे जब फार्म बिल तो था वो न्यूज में था। अभी जो बुक है उसके द्वारा हाईलाइट किया गया कि जो अचीव है प्रोडक्शन ऑफ द स्पाइसेस इंक्रीज, यानी कि हमारे देश में इनका जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, इनके बढ़ गया है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, खासकर ये पिछले 7 सालों में 2014-15 से लेके 2021 तक इनका काफी ज्यादा व्यापार बढ़ गया है। हम लोग जो बाहर चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उसका 41% जो टोटल एक्सपोर्ट का है वो आप लोगों को हॉर्टिकल्चर के अंदर जो आता है वो यही निकल कर आता है। एक तो एग्रीकल्चर होता है जो आप लोग खेतों का सामान बेचते हैं, ठीक है, नॉर्मली एक हॉर्टिकल्चर होता है फल फूल, ये नहीं फल फूल पत्ते जो आप लोग बेसिकली बेचते हैं, एक अलग से जो आप लोग चीजों को लेकर चलते हैं, जो कि एग्रीकल्चर के पैरेलल में एक अलाइड सेक्टर आप लोग को देखने को मिलेगा। 4th अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटी है, सबसे ज्यादा हम लोग क्या बेचते हैं, मैरीन प्रोडक्ट बेचते हैं, मछली वगैरह, ये सब मछली, झींगे, ये सब चीजें, ठीक है। बासमती राइस है और नॉन बासमती राइस, यानी कि नॉन बासमती राइस और बासमती राइस, और चौथे नंबर पर स्पाइसेस आ जाता है, यानी कि इतना लार्ज स्केल पर हम लोग ये चीजें बेचते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मैंने पूछा भी था आप लोगों से, तो पूछा जाए तो यहाँ पर स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2021 जो बुक है वो किसके द्वारा रिलीज की गई, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा यहाँ पर ये रिलीज की गई है। स्पाइसेस जो प्रोडक्शन है कंट्री के अंदर बोला गया 67 लाख जो है ये टन बढ़ गया 2014-15 से लेके, अगर बात करें यहाँ पर 107 लाख तक पहुंच गए 2020-21 के अंदर में। तो ये काफी बड़ा एक डेवलपमेंट देश के अंदर आप लोग बोल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, पता होना चाहिए, खुद गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये इशू किया गया है। अगर स्पाइसेस में बात करें, कई तरीके की सुगंधित चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, कई सारे बीज, कई सारे फल फूल, पेड़, ये पत्तियां, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएंगी। इसके अंदर बात करें तो ये कई सारे चीजों में यूज की जाती है, जैसे कि अगर सीजन प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग आम का अचार बनाते हैं, नॉर्मली आम को आप लोग वैसे सिंगवा कर नहीं रख सकते हैं, वो खराब हो जाएगा, पर लेकिन अगर आम को काटकर छोटी छोटी उसकी जो है बिजली छोटे छोटे पार्ट उसके काटकर फिर उसको धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद में फिर जब अचार बनाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा सरसों का तेल वगैरह यूज किया जाता है और कई सारे मसालों को मिक्स कर उसके साथ में मिलाया जाता है और फिर उसको रख दिया जाता है। ऐसे ही सेम आप लोग को आंवले के साथ में देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब ये मत पूछने लगना सर रेसिपी बता दो, ऐसा लग रहा है आपने तो बनाया है। बनाया नहीं है, मतलब घर में मम्मियों को बनाते हुए देखा है, ठीक है। जब मम्मी बनाती है तो कई बार देखा है कि हाँ इस तरीके से काम किया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें देखा है तो चीजें आप लोगों को समझ में आ जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि चीजों को लंबे समय तक अगर सिंगवा कर आप लोगों को रखना है और आगे ऐसे मौसम में भी यूज करना है जब उसका मौसम न हो, उस टाइम पर भी आप लोगों को उसका चुखार चस्का या फिर मजा लेना है, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेडिसिन के लिए भी, डाई के लिए भी, परफ्यूम के लिए भी यहाँ पर ये चीजें यूज की जाती है। तो इन चीजों का जो व्यापार है वो हजारों साल से होता हुआ आ रहा है। हमारे देश में अंग्रेज जो थे स्टार्टिंग में उन्हीं चीजों के लिए आया करते थे, क्योंकि मांस मछली वो सारी चीजें वो खाना पसंद करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव के तौर पर यानी कि ज्यादा लंबे समय तक उनकी चीजें रखी रहे, खराब ना हो, तो मसाला मिलाकर इन सब चीजों में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें यहाँ पर, ये इसका मतलब ये होता है कि मर्चेंडाइज, और जो एक तरीके से यहाँ पर बात करें, जो एक वर्ड है यहाँ पर जो स्पाइसेस कम फ्रॉम द लेटिन, जो स्पाइसेस है उससे निकल कर आया, जिसका मतलब होता है यहाँ पर मर्चेंडाइज, यानी कि एक तरीके से व्यापार, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिनका नॉर्मली व्यापार किया जाता है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऐसा सामान जिनका व्यापार किया जाता है, फिर माल बोल देते हैं नॉर्मल सादी भाषा में आप लोग ये माल यहां से यहां तक भेज देना, तो वो बेसिकली मर्चेंडाइज बोलते हैं। तो लेटिन शब्द में जो स्पाइसेस का मतलब होता है ऐसा माल जिसको वो यहाँ पर खरीद कर यूज करते थे, इंडिया से भी यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर ले जाते थे। तो ये हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर भी आज के में पेंडेमिक के तौर पर कई सारी चीजें यूज की गई। अश्वगंधा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बोला गया था कि इम्यूनिटी सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा, और उसकी काफी लार्ज स्केल पर बिक्री यूएसए में देखने को मिली, सबसे ज्यादा अश्वगंधा खरीदा गया लोगों के द्वारा। देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग नॉर्मली आप लोगों ने इनके बारे में कई बार सुना भी होगा कि हाँ ये चीजें नॉर्मली हम लोग बेचते हैं। हमारे देश में से अगर कोई चीजें बाहर जा रही ना, तो उसके बारे में आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया रखना चाहिए। जैसे कि हल्दी हो गया, ठीक है, हल्दी हो गया, इसी के साथ में अदरक हो गया, जीरा हो गया, ठीक है, मिर्च हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ चीजें तो ऐसी हैं हमारे देश की बहुत ही ज्यादा फेमस है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर, अगर केसर के बारे में आप लोगों से बात करूंगा आगे, तो हमारी कंट्री काफी ज्यादा फेमस है। तो हमारे देश का जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर आज के में बात करें तो इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है, यानी कि हम लोग सबसे ज्यादा हल्दी मिर्च धनिया मिर्च मसाला खाते भी हैं, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट पोजीशन है हमारी। अगर बात करें यहाँ पर क्लाइमेट के हिसाब से, तो मैक्सिमम ऑल तरीके के वेदर में कोई ना कोई नमक मिर्च मसाला आप लोगों नमक तो नहीं मतलब कोई ना कोई चीजें मसाले वगैरह लौंग धनिया ये कहीं ना कहीं उगती हुई पाई जाएगी। सारी स्टेट कोई यूनियन टेरिटरी में कुछ ना कुछ आप लोगों को उगता हुआ पाया जाएगा। धनिया तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कई बार घरों पर भी उगा लेते हैं, छत पर लगा देते हैं, कई बार लिखे है कभी आप लोगों ने काम, तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं नॉर्मली गांव में तो देखने को मिल जाती है। 52 तरीके के यहाँ पर अगर बात करें तो अगर प्रीव्यू में रखा जाए स्पाइसेस बोर्ड के अंदर भी बात की जाती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में यहाँ पर ये स्पाइसेस बोर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वर्ल्ड वाइड प्रमोशन करना है इंडियन स्पाइसेस का तो इन्हीं के द्वारा काम किया जाता है। और एक स्पाइसेस बोर्ड एक्ट भी है 1986 1986 का, तो यहाँ पर पुराने बोर्ड भी बने हुए हैं, तब से भी यहाँ पर बोर्ड बने जब तक तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो इतने दिनों से यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, और व्यापार तो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है। अगर बात करें वेरी हाई वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी देश के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी मार्केट में, खासकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि काश्मीरी सैफरॉन, सैफरॉन मतलब केसर, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी काफी एक अच्छी चीज माना जाता है, सर्दियों में नॉर्मली इसको यूज करते हैं। दूध में ये माना जाता है कि अगर 1-2 दाना आप लोग केसर का डाल के पी लो तो काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। काश्मीरी जो सैफरॉन है उसको तो अभी रिसेंटली जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इनके भौगोलिक संकेतक का दर्जा भी दिया गया था, इसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में था। तो इसलिए बोल रहा हूँ इसको तो आप लोग थोड़ा सा और भी याद रखेगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। ध्यान से सुनोगे तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। कई सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, उसके द्वारा 5th सेशन जो यहाँ पर था ये कोडेक्स कमेटी का ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी जो हर्ब्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों से कई बार पूछ भी ली जाती है, जो यहाँ पर सब यूज किया जा रहा है यहाँ पर जो आप लोगों को, जिसका नाम है कुलिनरी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके से रिलेटेड टू कुकिंग, यानी कुकिंग में जो भी चीजें यूज हुई जाती है एक तरीके से वो आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फूड सेफ्टी के द्वारा अभी इसका जो सेशन था 5वें नंबर का वो ऑर्गेनाइज कराया गया, और ये बोलते हैं कोडेक्स यहाँ पर एलिमेंटेरियस जो कमीशन होता है उसके अंडर ये सारी चीजें स्टैब्लिश की गई है। तो यहाँ पर कोडेक्स जो यहाँ पर कमेटी है उन स्पाइसेस एंड कुलिनरी जो हर्ब्स है यहाँ पर ये स्टैब्लिश की गई 2013 में। तो यहाँ पर टर्म ऑफ रेफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे वर्ल्ड वाइड लेवल पर आप लोगों को इनका स्टैंडर्ड तैयार करने हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पर आप लोगों को ड्राइड और इसी के साथ में डिहाइड्रेट जो यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है उनको कैसे आप लोगों को करने हैं। तो जैसे कोकोनट वगैरह सारी चीजें एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर किसी स्टैंडर्ड पर आप लोगों को प्रोसीजर फॉलो करने हैं, ताकि इनका डुप्लीकेशन जो है वो अवॉइड किया जा सके, क्योंकि मिलावट आज की डेट में मार्केट में बहुत देखने को मिलेगी। कोई चीज फेमस हुई नहीं, उसका मिलावटी सामान आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल जाएगा। लोग जो है कॉपी करने में माहिर है आज की डेट में, ठीक है। तो ओरिजिनल सामान कौन सा है उसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए जीआई टैग का दर्जा भी यहाँ पर दिया जाता है।
और हमेशा यहां पर इसी की वजह से जो इंसान होता है एक तरीके से जो ओरिजिनलिटी है वो मेंटेन नहीं रख पाता है। क्यों? क्योंकि कॉपीड चीजें इतनी मार्केट में आ जाती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो जीआई टैग दर्जा देना इसीलिए स्टार्ट किया गया ताकि जो कॉपीड ये सामान है उसको साइड में उठाकर फेंका जा सके और ओरिजिनल सामान की ओरिजिनलिटी बनी रहे। क्योंकि कॉपी कोई कितनी भी क्यों ना कर ले किसी सामान को, वो ओरिजिनल जैसा बना ही नहीं सकता है। तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन प्राइस जो होता है वो ओरिजिनल जैसा ही पीटता है, तो उसके चलते फिर उसके नाम पर बदनामी होती है कि ओरिजिनल प्राइस खरीदा था पर लेकिन पता चला उधर डुप्लीकेट मिल गया। तो रिबॉक का रिबूक मिल गया तो वो हो गया, एडिडास का एबिबास मिल गया वो हो गया। तो ये सारी चीजें देखने को फिर मिल जाती हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि उसकी ओरिजिनलिटी को भी मेंटेन रखकर चला जाए। ठीक है, तो ये है काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। तो कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले मैंने आप लोग कर्नाटका के बारे में बताया, क्या क्या चीजें पास की जा रही है, डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया। इसी के साथ में समझा क्या क्या बातें हैं कि कहां पर कौन से रिलीजन को लेकर क्या क्या मुद्दे हैं, संविधान में क्या क्या बातें की जा रही है, क्या सोल्यूशन यहां पर और क्या सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें डिस्कस की। पार्लियामेंट के अंदर जो आर्टिकल था वो तो मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। सारे जो भी रिसेंटली अभी बिल भी पास किए गए थे उनका भी एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। इसी के साथ में हम लोगों ने लिंचिंग के बारे में बात की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। लिंचिंग की सारी बातें आप लोगों को समझा दी। अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में हो तो बताइएगा जरूर। मसालों के बारे में जो बात की वो इतना डिटेल में पढ़ा दिया। तो आप लोगों के टॉपिक्स जो है वो कवर हो गए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने काफी डिटेल में काफी कुछ जान लिया यहाँ पर। तो कोई भी कंफ्यूजन अगर अब आप लोगों को हो तो बताइएगा जरूर ताकि उसको आगे चलकर दूर किया जा सके। ठीक है, मॉर्निंग में जो वीडियो आती है वो कंप्लीट न्यूज़पेपर का डिस्कशन रहता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वो वीडियो भी आप लोगों को शानदार लगेगी। स्टैटिक और करंट का कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छे से एंजॉय क्या कीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है ये चीजें आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो दूसरों के साथ में आप लोग इनको शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी यहाँ पर इसका फायदा हो सके। उन्हें कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है। तो अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना और मेरे साथ में आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।